नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो मैं आज बताने वाला है क्लास 10th का रासायनिक अभिक्रिया जो रसायन शास्त्र में है। तो दोस्तों, आप मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपका मोबाइल में जल्द से जल्द पहुंच सके। तो दोस्तों, हम चलते हैं रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण की ओर। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसमें क्या कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। यहाँ पे हमने लिखा है रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। तो इसका परिभाषा सबसे पहले हम समझते हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया आप देखे होंगे क्या कि कितने सारे पदार्थ मिलाते हैं तो एक पदार्थ का निर्माण होता है, नए गुणधर्म वाले का पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे आप एग्जांपल में ले लीजिए कि खिचड़ी खिचड़ी जो है सो क्या हुआ कि कितने सारे उसमें पदार्थ मिलाए तो क्या हुआ, खिचड़ी का निर्माण हुआ। जैसे इसमें क्या मिलाए कि इसमें मिलाए क्या, चावल मिलाए प्लस दाल मिलाए प्लस नमक मिलाए फिर प्लस पानी मिलाए, फिर क्या हुआ कि इसको और सारा कितने सारे मसाला मिलाए तो क्या हुआ कि खिचड़ी का निर्माण हुआ। खिचड़ी का निर्माण हुआ तो ये क्या हुआ कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ, क्योंकि यहाँ पे क्या क्या था, इसका नए नए गुण, अलग अलग गुण धर्म था। यहाँ पे यहाँ चावल का गुण था, इसमें दाल का गुण था, नमक का गुण था, पानी का गुण था। लेकिन जब इसको एक साथ मिला दिए और इसको उबाल दिए तो यहाँ पे क्या हुआ कि खिचड़ी का ये अलग गुण धर्म का निर्माण हुआ। इसमें जिसका भी अलग अलग था, स्वादिष्ट था तो सभी स्वादिष्ट एक ही में आ गया। तो ये क्या हुआ कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ। अब जैसे एग्जांपल में लेते हैं क्या कि ये प्लस सी लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि ये समझ लिए कोई पदार्थ है और सी भी कोई पदार्थ है, ये दोनों को अगर मिलाएंगे तो यहाँ पे एसी का निर्माण होता है। तो इस तरह क्या हुआ कि ये समीकरण है, ठीक है। ये क्या है, समीकरण है। तो इसी तरह से हम मान लेते हैं क्या कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, आपको पता होगा कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन को जब मिलाते हैं तो जल बनता है। तो यहाँ पे क्या है कि H2 प्लस O2 को जब मिलाएंगे तो क्या बनेगा, H2O बना। तो देखिए ये की जगह यहाँ पे क्या लिखें कि H2 लिखें और सी के जगह क्या लिखें कि यहाँ पे O2 लिखें। जब दोनों को एक साथ मिलाए तो यहाँ पे क्या हुआ कि नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण हुआ, क्योंकि यहाँ पे था हाइड्रोजन था, इसका हाइड्रोजन का अलग गुण है, ऑक्सीजन का अलग गुण है। जब दोनों को एक साथ मिलाए तो यहाँ पे क्या है कि पानी का गुण आ गया। क्या आया, पानी का गुण आया। अब रासायनिक जब अभिक्रिया होता है तो उसमें क्या होता है कि यहाँ पे कुछ परिवर्तन होता है। तो परिवर्तन क्या होता है कि रंग में परिवर्तन होता है, रंग में परिवर्तन। फिर क्या होता है कि गुण में परिवर्तन, गुणधर्म बोल सकते हैं, गुणधर्म में परिवर्तन। फिर क्या होता है कि अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन। देखिए ये अवस्था क्या होता है और रंग में क्या होता है कि यहाँ पे देखिए चावल दाल नमक ये सब का अलग अलग कलर था। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अलग कलर हो गया, यहाँ पे अलग अलग कलर था तो यहाँ पे खिचड़ी कौन सा कलर होता है, पीला कलर होता है, तो यहाँ पे पीला कलर का बन गया। अब यहाँ पे क्या है कि गुणधर्म में परिवर्तन। इसका गुण क्या था, चावल का गुण था, दाल का गुण था, नमक का गुण था, पानी का गुण था, लेकिन यहाँ पे क्या है कि खिचड़ी का गुण बन गया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि अवस्था, यहाँ पे अलग अलग अवस्थाएं थे तो यहाँ पे कौन सा अवस्था में आ गया, ये खिचड़ी की अवस्था में आ गया। तो ये हुआ कि ये सब परिवर्तन होते हैं। अब आते हैं, अब आते हैं क्या कि रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन क्या होता है। कि परिवर्तन यहाँ पे हमने तो लीजिए थे कि रंग परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, गुणधर्म में परिवर्तन, लेकिन यहाँ पे क्या है कि परिवर्तन कितने प्रकार के थे वो जान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे परिवर्तन क्या होता है, दो प्रकार के होते हैं। परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार का। जो पहला क्या है कि यहाँ पे भौतिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन, और दूसरा क्या है कि रासायनिक परिवर्तन हुआ। ये दोनों परिवर्तन हो गया, ठीक है। तो अब हम समझाते हैं इसमें क्या कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं क्या कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है। भौतिक परिवर्तन वैसे पदार्थ जो अपने अवस्था को बदलकर वह फिर अपना अवस्था में आ जाता है तो उसे बोलते हैं क्या, भौतिक परिवर्तन। जैसे आप देखे होंगे क्या कि पानी को देखेंगे, पानी एक ऐसा पदार्थ है जो पानी से अगर हम बर्फ को बनाएंगे तो ये क्या है कि फिर ये ऐसे यहाँ से पानी से बर्फ बना तो फिर ये क्या बना कि बर्फ से पानी बन सकता है। जब इसमें क्या है कि जब इसमें ताप लगाएंगे तो क्या है कि बर्फ में जब ताप लगाएंगे तो ये फिर पानी का रूप धारण कर सकता है। जैसे आ गया क्या कि घी, घी का पिघलना,
पिघलना। ये क्या है कि घी का पिघलना, जब ये पिघल के द्रव में हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा कि फिर ये टाइट हो सकता है, जिसे बोलते हैं जम जाता है। फिर यहाँ पे क्या हुआ, डालडा हो गया, रिफाइन हो गया, इस तरह के जितने भी पदार्थ है सब क्या है कि भौतिक परिवर्तन है। ये क्या है कि अपना अवस्था को बदलकर फिर वह अपना अवस्था में वापस लौट जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, भौतिक परिवर्तन। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल हम बता रहे हैं कि जैसे क्या है, मेरा हाथ में एक मोमबत्ती है, इसको हम आपको जला के दिखा देते हैं कि देखिए इसको हम जला दिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखते होंगे कि देखिए यहाँ पे कुछ है कि पिघल पिघल के एक कुछ यहाँ पे पदार्थ गिर रहे हैं, ये क्या हुआ कि भौतिक परिवर्तन हो रहा है। ये जो पानी की तरह जो गिर रहा है ये फिर क्या हो जाएगा, जम के क्या हो जाएगा कि फिर ये मोमबत्ती जैसा बन सकता है। अब आते हैं क्या कि रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है कि वैसे पदार्थ जो अपने अवस्था को बदलकर फिर वह अपना अवस्था में नहीं आ पाता है, उसे बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। जैसे आप देखे होंगे क्या कि जैसे देखिए यहाँ पे खिचड़ी का एग्जाम्पल तो पहले भी देते फिर दे रहे हैं कि खिचड़ी को हम जब बनाते हैं कितने सारे पदार्थ मिलाते हैं, क्या हम फिर खिचड़ी से हम क्या उस सब पदार्थ को अलग कर सकते हैं, नहीं। तो ये क्या हुआ कि ये हुआ रासायनिक परिवर्तन। दूध से दही बनना, दूध से दही बनना क्या हुआ, रासायनिक परिवर्तन हुआ। देखिए दही को हम फिर दूध में नहीं ला सकते, दूध से हम दही बना सकते हैं लेकिन दही से हम दूध नहीं ला सकते। तो आप एक एग्जाम्पल ले लेते हैं क्या कि यहाँ पे हुआ एक कागज हुआ, ठीक है। कागज का टुकड़ा भी, कागज का भी जलना क्या हुआ, एक रासायनिक परिवर्तन है। अगर इसको हम जला के दिखाते हैं तो क्या हुआ कि ये रासायनिक परिवर्तन के बारे में यहाँ बता रहे हैं कि कैसे इसमें रासायनिक परिवर्तन होता है। देखिए ये क्या हो रहा है कि रासायनिक परिवर्तन हो रहा है इसमें। अगर ये एक कागज एक बार जल गया तो फिर ये क्या कागज बन सकता है, नहीं बन सकता है, क्योंकि ये जलने के बाद क्या हुआ कि ये जो है ये राख बन गया, तो इसका कहानी खत्म हो गया, ये अपना वापस जो है सो रूप धारण नहीं कर पाया। तो यहाँ पे हम क्या किए कि भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन का कुछ एग्जाम्पल लेकर आए हैं। क्या कि घी का पिघलना, पानी से बर्फ बनना, मोमबत्ती का पिघलना और नमक का घोल। नमक का जो घोल है इसको क्या है कि जब हम पानी में घोल देते हैं और फिर इसको जब उबालेंगे और फिर जब ये ठंडा बनेगा क्या हो जाएगा कि जो वाष्पीकरण होने के बाद क्या होगा कि नमक हो से बर्तन में रह जाएगा, बाकी तो पानी वाष्प होकर उड़ जाएगा। उसके बाद आता है कि रासायनिक परिवर्तन। कागज का जलना देखिए हम प्रैक्टिकल करके बताएं, लकड़ी का जलना, दूध से दही बनना, गेहूं से आटा बनना, कोयला का जलना, ये सब क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। अब हम चलते हैं क्या कि रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार है। हाँ दोस्तों, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के आने के पहले हम पढ़ लेते हैं कि अभिकारक और उत्पाद क्या होता है। तो हम चलते हैं क्या कि अभिकारक का परिभाषा क्या होता है, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक बोलते हैं। तो क्या है कि यह रासायनिक अभिक्रिया, ये रासायनिक जो समीकरण है इसमें क्या है कि ये यहाँ पे भाग लिया, ठीक है, अभिक्रिया में ये भाग लिया, तो यहाँ पे उत्पाद का निर्माण हुआ, किसी को क्या बोलते हैं कि अभिकारक बोलते हैं। या हम बोल सकते हैं शॉर्ट तरीका में कि समता चिन्ह का बाएं तरफ, ये मेरा हाथ है, ये बाएं हाथ की तरफ वाले पदार्थ को क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं, और दाएं तरफ हाथ वाले का पदार्थ को क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है उत्पाद का, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे उत्पाद कहते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ यहाँ पे मिला तो यहाँ पे क्या है कि उत्पाद का निर्माण हुआ। तो दोस्तों ये आपको बहुत अच्छा तरह से समझ आ गया होगा। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार कितने प्रकार के हैं कि यहाँ पे हमने यहाँ पे लिखा है 7 प्रकार का। जैसे पहला क्या है कि संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, अपचयन उपचयन अभिक्रिया, जिसे बोलते हैं रेडॉक्स का अभिक्रिया भी बोला जाता है। तो दोस्तों ये सब अभिक्रिया के पहले हम पढ़ लेते कि रासायनिक समीकरण होता है क्या, रासायनिक समीकरण जो संतुलित किया जाता है कैसे। तो इसके पहले वो सब पढ़ लेते हैं, तभी तो हम संयोजन अभिक्रिया के समीकरण कैसे लिखाता है तभी तो हम लिख सकते हैं। वियोजन अभिक्रिया का समीकरण कैसे लिखाता है, जब हम समीकरण लिखने आएगा तभी तो ये सब का समीकरण हम लिख सकते हैं। देर से तो दोस्तों हम आते हैं अब क्या कि रासायनिक समीकरण क्या है। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया संकेतों अथवा सूत्रों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम क्या कि एग्जांपल यहाँ पे लिख दिए, जैसे कि Mg+O2 मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन को जब एक साथ मिलाएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि रासायनिक समीकरण हुआ दोस्तों। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपको देखना है कि रासायनिक समीकरण में
समता का चिन्ह होना जरूरी है। अगर ये समता का चिन्ह नहीं होगा तो समझ लिए कि ये रासायनिक समीकरण गलत है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि समता का चिन्ह है, इसलिए ये क्या है कि ये सही है। तो दोस्तों हम चलते दूसरा एग्जाम्पल, क्या है कि CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को जब यहाँ पे क्या हुआ कि ये विखंडन हुआ तो यहाँ पे क्या है कि CaO प्लस CO2 का निर्माण हुआ, यानी कि बिना बुझा हुआ चूना प्लस यहाँ पे क्या हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हुआ। अब यहाँ पे क्या है कि CaO प्लस H2O, मतलब यहाँ क्या है कि बिना बुझा हुआ चूना प्लस H2O जल हो गया। अगर दोनों को एक साथ अभिक्रिया कराएं तो यहाँ पे क्या हुआ कि बुझा हुआ चूना का निर्माण हुआ, जिसका अनुसूत्र क्या होता है CaOH का हॉल 2 होता है। अब यहाँ पे क्या है कि S प्लस O2 सल्फर प्लस ऑक्सीजन को जब एक साथ अभिक्रिया कराए तो यहाँ पे SO2 का निर्माण हुआ, मतलब क्या हुआ कि सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण हो गया दोस्तों। तो ये आपको मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। तो दोस्तों अब हम आते हैं क्या कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। तो हम चलते हैं परिभाषा की ओर। वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों तथा उत्पादों के प्रत्येक तत्व की परमाणुओं की संख्या तथा द्रव्यमान बराबर हो तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ कि जो रासायनिक समीकरण होते हैं वो ये समता चिन्ह का बाएं तरफ और दाएं तरफ दोनों तरफ क्या है कि बराबर होना चाहिए, तो उसे क्या बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि देखिए एग्जाम्पल में यहाँ पे क्या बताया है कि H2 प्लस O2 हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन को अभिक्रिया कराएं तो H2O, यानी कि यहाँ पे जल का निर्माण हुआ। तो आपको यहाँ पे देखना है कि देखिए यहाँ पे H2 कितना है, सबसे पहले यहाँ लेते हैं, यहाँ पे कुछ बता रहे हैं एग्जाम्पल। जैसे यहाँ पे क्या है कि तत्व का नाम यहाँ पे पहले देखते हैं अभिकारक में, क्या है कि हाइड्रोजन है यहाँ पे, तो हाइड्रोजन लिखेंगे H, और इसमें कितना है कि यहाँ पे 2 है, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं अभिकारक में 2 है और उत्पाद में कितना है 2 है, तो समझ लीजिए H2 यहाँ पे बराबर है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 2 है अभिकारक में, तो यहाँ लिखेंगे ऑक्सीजन, यहाँ पे लिखेंगे 2, और यहाँ पे उत्पाद में कितना 1। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि इसमें हम 2 से गुना करेंगे, उत्पाद में हम क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि अगर हम 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 2 इंटू O बराबर कितना हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, तो यहाँ भी वो 2 है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो 2 है तो सिर्फ O के साथ नहीं है बल्कि ये H2 के साथ भी है, तो 2 इंटू 2 बराबर कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पे भी देना पड़ेगा 4, क्योंकि इधर हाइड्रोजन हो गया 4 तो यहाँ भी होना चाहिए 4, तभी ये क्या होगी संतुलित रासायनिक समीकरण हुआ। अब आते हैं समीकरण 2 की ओर। यहाँ पे क्या है कि Cu प्लस O2 कॉपर प्लस ऑक्सीजन को जब अभिक्रिया गया है तो यहाँ पे क्या है कॉपर ऑक्साइड बना। तो आपको देखना है कि यहाँ पे इसी तरह यहाँ पे सजा लेना है, क्या है कि यहाँ पे अभिकारक में तत्व तो यहाँ क्या है Cu को क्या है 1 है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे 1, और उत्पाद में कितना है यहाँ भी 1 है तो यहाँ पे लिख दिए 1। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ऑक्सीजन अभी कारक में 2 है और यहाँ उत्पाद में 1 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि इसमें 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ऑक्सीजन 2 होगा। तो यहाँ पे कितना से गुना करेंगे 2 से, तो यहाँ कितना हो गया वो 2 हो गया। लेकिन जो 2 है तो Cu के साथ भी है तो क्या हो जाएगा कि इसके साथ भी गुना होगा, तभी यहाँ पे Cu2 हो गया और यहाँ भी Cu2 हो गया। अब आते हैं समीकरण 3 की ओर। Fe प्लस HCl, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ कि फेरिक प्लस हाइड्रोक्लोरिक, उसके बाद क्या है कि इसको जब अभिक्रिया कराए क्या बना फेरिक क्लोराइड बना और प्लस हाइड्रोजन बना। तो यहाँ पे क्या है कि देखिए यहाँ पे इसी तरह लिख देना है कि कितने तत्व है, यहाँ पे 2 तत्व है। यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे Fe है तो यहाँ पे Fe लिखेंगे, और यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे देखिए HCl है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ Cl कितना है देखिए यहाँ पे Fe कितना है 1 है तो 1 लिखे, और इधर कितना है उत्पाद में यहाँ भी 1 है तो यहाँ पे 1 लिख दिए। उसके बाद क्या है कि Cl कितना है यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे हाइड्रोजन भी है इसमें तो हाइड्रोजन भी लिखेंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 1 है तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, और Cl भी 1 था 1 लिख दिए। लेकिन यहाँ पे क्या है कि Cl इधर कितना है 2 है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, और यहाँ पे क्या है कि हाइड्रोजन यहाँ पे 1 है और इधर कितना है 2 है। तो इसमें क्या करेंगे कि Cl कहाँ पे है यहाँ पे,
तो देखना है कि इधर और इधर बराबर है कि नहीं। तो दोस्तों इसमें क्या करेंगे कि अभिकारक में हम 2 से गुना करेंगे। तो यहाँ पे हम चलते हैं 2 से गुना करते हैं, तभी तो Cl2 और Cl2 बराबर होगा। देखिए 2 इंटू Cl2 को Cl को गुना करेंगे तो Cl2 आ जाएगा और यहाँ भी Cl2 है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हाइड्रोजन भी यहाँ 2 है, तो अगर यहाँ पे हम 2 से गुना किए तो हाइड्रोजन भी 2 आ गए यहाँ पे। तो क्या हुआ कि ये समीकरण संतुलित हो गया। अब यहाँ पे क्या आता है कि समीकरण 4 CuSO4 प्लस Fe मतलब कॉपर सल्फेट प्लस फेरिक को एक साथ अभिक्रिया करवाएं तो क्या बना, फेरिक सल्फेट प्लस कॉपर। तो यहाँ पे क्या है कि देखना है कि Cu यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 है, और यहाँ पे SO4 सल्फेट यहाँ पे कितना है, 1 है, तो यहाँ भी 1 है, और Fe यहाँ पे 1 है, तो यहाँ भी 1 है। तो दोस्तों ये हुआ संतुलित है ये समीकरण। ठीक है, तो दोस्तों आप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा अच्छा तरह से समझ आ गया होगा।